ये मैंने इधर से ही किया था, पता नहीं क्यों। ओह माय गॉड, ये 2 लिंक बने हैं। ओके, मे बी मैंने जी अब ज्वाइन करी जा रहे हैं। ओके, ओके डियर स्टूडेंट्स, मैं अब आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। टुडे विल सी यूनिफॉर्म बाउंड्रीनेस थ्योरम। Uniform boundiness theorem. Okay, so in fact this theorem was proved. In fact, this named after 2 persons. In fact, the uniform boundiness theorem alias Banach-Steenas theorem. So sometimes in some books you will find the name Banach and Steenas. Banach-Steenas theorem. The uniform boundiness theorem is another name after the name of these 2 mathematicians, Banach and Steenas. Okay, so it's very important theorem. And before starting this theorem, we will see category theorem, and it's basic for this theorem. In fact, okay. So we start from category theorem. So what's a category and why we use this in our theorem? Okay. तो इसको हम start करते हैं.
Okay. Here are some definitions. These definitions so much important. Please see very carefully. You can see the first definition is a definition of real set. A subset M of a matrix space X is said to be real or nowhere dense in X if its layer M bar has no interior point. Okay, so here is the definition. Can anybody tell me what's mean by dense subset? प्लीज डेंस सबसेट का मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, प्लीज बताएंगे मुझे जी प्लीज। डेंस सबसेट क्या होता है? इक्वल आ जाए उसको हम डेंस सबसेट। ओके, तो नोवेयर डेंस क्या होगा? ओके, नोवेयर डेंस और इसको रियल सेट भी बोलते हैं। नोवेयर डेंस इन एक्स इफ इट्स लेयर हैज नो इंटीरियर पॉइंट। अगर एम बार का कोई इंटीरियर पॉइंट नहीं है तो इसको हम बोलेंगे रियल सेट। ओके, व्हाट्स मीन बाय द non-empty interior? That's mean if M is a subset of X or matrix space and the interior of this set is equal to empty, then we say that this M set is a where or nowhere dense in X. Okay, nowhere dense. Okay, so do you have any example of such set M? In fact, if you have a R set of real numbers, can you take a such kind of set which is nowhere dense? In fact, which is a real set. कोई एग्जांपल आपके माइंड में आ रही है जिसका कुलियर है उसका इंटीरियर एम्प्टी सेट है आपके पास है? जी बच्चों, कुलियर का इंटीरियर, यहाँ पे दो बातें हैं, कुलियर का फिर इंटीरियर लेयर। इसका मतलब क्या होता है? जी ऑफ कोर्स है इस केस में है। अगर हम जी की बात करें तो पहले आप मुझे बताएं जी का कुलियर क्या होगा? जी का कुलियर क्या होगा? जी इटसेल्फ होगा। जी क्लोज्ड होता है, जी क्लोज्ड होता है, तो जी का जो कुलियर होगा वो जी के बराबर है। ओके, अब जी का कुलियर जी के बराबर है तो जी का जो इंटीरियर होता है वो क्या होता है? एम्प्टी सेट। क्योंकि इसमें कोई भी बॉल आप लेंगे तो उसमें क्या पाएगा? वो कंप्लीटली कंटेन नहीं कर रहा होगा। आप लोगों को इंटीरियर की डेफिनेशन भी याद करवानी पड़ेगी। देखें आप, आई एम सॉरी, या आपके पास कोई सेट ए है तो उसके इंटीरियर जो होगा वो क्या होगा? उसमें से कोई भी आप ए में से पॉइंट लें और उसके लिए कोई आपके पास आर एग्जिस्ट करे सच दैट कि आपके पास एक्स बिलोंग करे पी एक्स आर एंड दिस इज कंटेन्ड इन ए, देन आपके पास एक्स जो है वो इंटीरियर। तो क्या ऐसी ऑप्शन आपके पास जी के केस में है? द आंसर इज नो। तो जी के केस में ऐसी कोई ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है। जी क्लियर? तो ऐसे सेट को हम बोलते हैं और रियल सेट आर नोवेयर डेंस। Okay, so the next definition is a meager. Meager are of first category. यहाँ पे वर्ड जो कैटेगरी का है, इन सम सेंस ये वर्ड ये इन्होंने इसके लिए सेंटेंस लिखा हुआ तो आपको शायद अंडरस्टैंडिंग हो। कैटेगरी इज नाउ बीइंग यूज्ड फॉर एंटायरली डिफरेंट मैथमेटिकल पर्पस। तो कैटेगरी बेसिकली आप अलजेब्रा में आपने वर्ड शायद सुना हो या सुनेंगे। तो ये ओल्ड हमारे पास इसके लिए लैंग्वेज है जिसमें वर्ड कैटेगरी यूज हो रहा है। अदरवाइज जो कैटेगरी का वर्ड आजकल हम यूज कर रहे हैं वो अलजेब्रा के, लेकिन वो इस पूरी बुक में वो कह रहा है कि इस तरह की कोई बात नहीं है। ये कैटेगरी का वर्ड ओल्ड साइंस में, और इसको हम अब हम बात करने चाह रहे हैं मीगर सेट और नॉन मीगर सेट। सो व्हाट्स मीन बाय द मीगर आर ऑफ फर्स्ट कैटेगरी। तो इसको क्या मतलब लेंगे कि हमारे पास कोई भी x है, सेट m इज मीगर इन x
if M is a union of countable many sets, each of which is rare in X. क्या बात कि M जो है वो काउंटेबल यूनियन की फॉर्म में लिखा जाए और जो आपके पास सेट्स हो वो सारे सारे रेयर हो, सारे के सारे रेयर हो। तो अब आपके सामने ऐसी हम एग्जांपल रख सकते हैं। इसके लिए अगर हम देखें तो देखिए, इसके लिए नॉर्मली हम Q को भी कंसीडर कर सकते हैं। Q जो है उसमें आप देखें, आप कोई सिंगलटन ले लें और ये वाला है, मतलब इससे मैं वैसे इसी एक एग्जांपल कंसीडर कर सकता हूँ, लेकिन नॉर्मली मीगर सेट की एग्जांपल में सेट ऑफ रैशनल नंबर को दिया होता है। मैं इसे इजी एक एग्जांपल करता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास एक सेट A है और उसमें पड़ा हुआ 1 2 3 4 5, ठीक हो गया। और इस सेट A को मैं लिख लूं इस तरह से, A1 यूनियन A2 यूनियन A3 where A1 is equal to 1,5 और A2 आपके पास है फॉर एग्जांपल 2 और A3 आपके पास फॉर एग्जांपल है 3 and 4। ओके, नो काउंटेबल यूनियन मीन के नंबर ऑफ सेट्स व्हिच आर बीइंग यूनियन, जिनका यूनियन लिया जा रहा है उनकी तादाद जो सेट्स की वो काउंटेबल हो। तो यहाँ पे 1 2 3 है। अब इसमें से जो सेट A है, ये जो सेट A1 है ये रेयर है क्योंकि आप इसका कुलिया लेंगे, क्लोज है ना। आपके पास कोई भी सेट जिसमें 2 पॉइंट्स होंगे वो क्लोज होता है R में। ये भी क्लोज सेट है, ये भी क्लोज सेट है, ये भी क्लोज सेट है। और इसका अगर आप इंटीरियर लेंगे तो वो भी एम्प्टी सेट आएगा, इसका इंटीरियर लेंगे वो भी एम्प्टी सेट आएगा, इसका इंटीरियर लेंगे वो भी एम्प्टी सेट है। इसका मतलब हुआ ये जो सेट A है ये मीगर है इन R। ठीक हो गया। आप डेफिनेशन में दोबारा आपके सामने ओपन करता हूं तो फिर आप देखिएगा इसमें क्या लिखा हुआ है, मीगर इन X इफ M इज अ यूनियन ऑफ काउंटेबली मेनी sets each of which is rare in X, जिसमें हर एक जो वो रेयर होगा। अब इसी एग्जांपल को हम सेट ऑफ रैशनल नंबर पे एक्सटेंड कर लेते हैं कि आपके पास Q जो है, Q कैन बी रिटन एज काउंटेबल यूनियन ऑफ सिंगलटन और जिसमें हर जो R है वो Q सेट से बिलोंग कर रहा है। तो ये हमारे पास हर सिंगलटन जो होता है वो रेयर होता है और इनका यूनियन काउंटेबल यूनियन ले रहे हैं क्योंकि Q सेट काउंटेबल होता है, इस वजह से वो हमारे पास काउंटेबल यूनियन की बात है। सो इट्स क्लियर, मीगर की डेफिनेशन क्लियर हो गई। ओके, अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट डेफिनेशन जो नॉन मीगर की। तो ये डेफिनेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको अच्छी तरह से देखें। इसको बोलते हैं और ऑफ सेकंड कैटेगरी इन एक्स इफ एम इज नॉट मीगर इन एक्स। अगर एम जो है वो एक्स में मीगर ना हो तो इसको नॉन मीगर कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? नॉन मीगर। तो ऐसा सेट जिसमें ये प्रॉपर्टी ना हो तो उसको हम नॉन मीगर सेट बोलते हैं। ओके, अब इसका मतलब क्या है, इसको मैं इस तरह से एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि नो ऑब्जर्व दैट इफ मैं x को ही ले लेता हूँ, x को उसका सबसेट ले लेता हूँ। इफ x इज नॉट मीगर मीगर इन x, अगर x जो है x में मीगर नहीं है, दिस मीन if x is equal to union of ai's I from 1 to infinity, countable union में if x equal to this, then there must be a ai such that ai का जो कुलियत का इंटीरियर होगा वो नॉन एम्प्टी होगा। इस लाइन को जरा गौर से पढ़िएगा और नॉन जो आपके पास नॉन मीगर है, मीगर की डेफिनेशन को अपने माइंड में लाएगा और इस लाइन को देखेगा। मैंने आपको क्या बताया कि मीगर क्या होता है, मीगर को देखिए। मीगर होगा जिसमें आप उस सेट को यूनियन ऑफ रियल सेट, यूनियन ऑफ रियल सेट, काउंटेबल यूनियन ऑफ रियल सेट। इसका मतलब जो मीगर नहीं होगा उसको अगर आप किसी सेट को यूनियन की फॉर्म में लिख रहे हैं तो उसमें कोई ना कोई ऐसा सेट ढूंढ होगा जो रियल
इनकॉन्वेरिएंट होगा तो उसके कोलिजन का इंटीरियर नॉन एम्प्टी। क्लियर? ये बात क्लियर हो गई? किसी को कंफ्यूजन है तो प्लीज। ओके, सो we move to our famous theorem, the Bayer category theorem. If a metric space X not equal to empty is complete, अगर आपके पास कोई complete metric space है, it is meager in itself. It's a property of complete metric space. अगर आपके पास कोई complete metric space है, तो वो अपने आप के अंदर meager होगी, अपने आप के अंदर meager होगी, ठीक है? तो इस सॉरी नॉन मीगर होगी, इट्स नॉट मीगर, नॉन मीगर। दैट मीन कि अगर आपके पास कोई इनकम्प्लीट मीटर स्पेस है तो वो आपके पास जो है हो सकता है कि वो हमारे पास नॉन मीगर ना हो। तो आपके पास कंप्लीटनेस जो है ना वो कैरेक्टराइज करती है एक्स को, जो कंप्लीटनेस है वो कैरेक्टराइज करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर x आपके पास कंप्लीट है तो इट मस्ट बी नॉन लीगर। नॉन लीगर मीन कि अगर आपके पास कोई x को अगर हम इस फॉर्म में लिखें तो कोई ना कोई एक ऐसा जरूर होगा जिसमें जिसका जो इंटीरियर है वो नॉन एम्प्टी होगा। यहाँ पे जो एक है ना वो क्लोज लिए हुए हैं, एक है क्या लिया हुआ है? क्लोज। अगर क्लोज नहीं हो तो उसका कोलिनियर जो उसी के बराबर आएगा ना। मैंने क्या लिखा था? एक है कोलिनियर का इंटीरियर नॉन एम्प्टी। इसने कहा कि एक का कोलिनियर नहीं है, इसने कहा एक का इंटीरियर नॉन एम्प्टी, क्योंकि जो क्लोज सेट होता है उसका कोलिनियर और वो सेट बराबर होते हैं। इसलिए इसने कहा कि देन एट लीस्ट वन ए के कंटेन्स अ नॉन एम्प्टी ओपन सेट। अगर कोई नॉन एम्प्टी ओपन सेट कंटेन करे तो उसका मतलब यही होता है कि उसका इंटीरियर नॉन एम्प्टी। तो ये हमारे पास नॉन मीगर होगा, तो x क्या होगा? नॉन मीगर। तो जो नॉन मीगर की डेफिनेशन है यहाँ पे, ये इनफैक्ट ये जो बात लिखी हुई ये नॉन मीगर की वजह से है कि अगर नॉन मीगर है तो ये हो गया। क्लियर? बट रिमेंबर दैट ऑन द अदर हैंड अगर आपके पास कोई सेट नॉन मीगर है तो क्या वो कंप्लीट होगा? कोई मीट्रिक स्पेस x जो है वो नॉन मीगर है इन इटसेल्फ, तो क्या वो कंप्लीट होगा? तो आंसर इज नो। इस थ्योरम का जो कन्वर्ट्स है वो ट्रू नहीं है। ओके, तो लेकिन हमें एक साइड से ये चाहिए। तो अगर मैं इसके प्रूफ, इनफैक्ट इसका अच्छा प्रूफ है लेकिन अभी मेरे पास टाइम कम है इसलिए मैं इसको प्रूफ को फॉर द मोमेंट स्किप कर रहा हूँ और जो यूनिफॉर्म बाउंड्रीनेस थ्योरम उसके प्रूफ की तरफ मैं आऊंगा अभी। तो यहाँ पे अगर आप देखें, we note that the converse of Bayer theorem is not generally true. An example of incomplete knot space which is non-meager in itself is given in बुखारे। ये उसकी एक बुक है, उसका पेज नंबर लिखा हुआ है, अगर आप इंटरेस्टेड है तो इस बुक में उसका कन्वर्स जो है उसके बारे में एग्जांपल, काउंटर एग्जांपल आपके पास मिल जाएगी। ओके, now we come to the our theorem which is uniform boundiness theorem. Okay, what is the uniform boundiness theorem? The uniform boundiness theorem tell us, first of all, please आप इस चीज को देखें कि आपके पास जो वर्डिंग है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है? इस थ्योरम का नेम आपके पास एक और भी मैंने बताया, ब्राग-स्टेनर्स थ्योरम, ठीक है? लेकिन जो एक्चुअली इसको हम बोल रहे हैं वो यूनिफॉर्म बाउंड्रीनेस थ्योरम। यूनिफॉर्म बाउंड्रीनेस थ्योरम, प्लीज इस जो यूनिफॉर्म बाउंड्रीनेस इन दो वर्ड्स को देखिएगा, इस थ्योरम के अंदर आपको दोनों मिलेंगे। प्लीज सी दैट। लेट Tn बी सीक्वेंस ऑफ बाउंड्री लीनियर ऑपरेटर। आपके पास Tn जो है वो आपके पास बाउंड्री लीनियर ऑपरेटर है ऑन x to y फ्रॉम ए ब्लॉक स्पेस x इनटू अ नॉन स्पेस y। अब यहाँ पे y का ब्लॉक स्पेस होना जरूरी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ x का ब्लॉक स्पेस होना जरूरी है। दैट्स मीन इन दिस थ्योरम वी रिक्वायर कंप्लीटनेस ऑफ x। x की जो कंप्लीटनेस है वो नेसेसरी है इस पार्ट के लिए। जो हमने पहले थ्योरम देखा था अनबर्नक थ्योरम, उस पे कंप्लीटनेस की कोई बात नहीं थी, ठीक है? तो इनफैक्ट आपके पास यूनिफॉर्म बाउंड्रीनेस थ्योरम, आपके पास ओपन मैपिंग थ्योरम या क्लोज ग्राफ थ्योरम, इन तीनों थ्योरम्स में
ये बेसिक रिक्वायरमेंट है कि x जो है वो कंप्लीट होना जरूरी है। पहले इस पॉइंट को अपने माइंड में फिट कर लें। ओके, so what this theorem says that if we have a sequence of boundary linear operator from x and to a norm space y, okay, boundary linear operator and Tn is a sequence of boundary linear operator. That means we have operator T1, we have operator T2, we have operator T3, we have operator T4, and so on. We have a sequence of boundary linear operator from x and to y, okay, such that the norm of T and x is bounded for every x says this codes. Okay, तो इसका क्या मतलब है? आप लोगों ने जो बाउंडेड का वर्ड रियल एनालिसिस में किया हुआ है, आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आपको पता है ना बाउंडेड की क्या डेफिनेशन होती है? लेस इक्वल टू सम कांस्टेंट m फॉर ऑल x इन x। ये आप लोगों ने डेफिनेशन की होगी बाउंडेड फंक्शन। ठीक हो गया? तो ये भी उसी तरह की बात है। ठीक है, आपके पास ये फंक्शन है, ये x है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू समझ लें और लेस इक्वल टू सम कांस्टेंट है। ठीक हो गया? Such that Txn is a bounded for n. Why we are saying that this is the bounded for every x? Remember that what is the norm of T and x? In fact, T is an operator from a space x2 into y. अब आपके पास ये Tx किस में जा रहा है? y में जा रहा है। तो ये जो नॉर्म है इनफैक्ट ये y में है। ठीक है, जब ये y में है तो ये सीक्वेंस किस में होगी? y में होगी। ओके, तो इस सीक्वेंस की बात करें, ये जो सीक्वेंस है ये बाउंडेड है। सीक्वेंस क्या है? बाउंडेड है। सीक्वेंस किसी सीक्वेंस का बाउंडेड होने का क्या मतलब होता है? अब मैं फंक्शन की तरह से बता दिया, आप लोगों को सीक्वेंस की फॉर्म में बताऊं। अगर मैं सीक्वेंस की बात करूं, आप लोगों ने रियल एनालिसिस में किया हुआ है कि कोई भी सीक्वेंस है कब बाउंडेड होगी? अगर हमारे पास कोई भी आपके पास नंबर m मिल जाए किस तरह से, अगर ये होल्ड कर, ऐसा किया हुआ है ना आप लोगों ने? तो ये आपके पास समझ लें an है। क्या है? an की सीक्वेंस लेस और इक्वल टू सम cx इज बाउंडेड फॉर एवरी x। इट्स बाउंडेड फॉर एवरी x। इसका मतलब है आप x चेंज कर देंगे सीक्वेंस चेंज हो जाएगी। x चेंज कर देंगे सीक्वेंस, x1 के लिए और सीक्वेंस होगी, x2 के लिए और सीक्वेंस होगी, x3 x4 के लिए और सीक्वेंस। अब नेचर के आपके माइंड में आएगा ये सब दो चीजें हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं। एक आपके पास Tn की आप बात करें, एक आप बात करें x चेंज कर दें, तो ये दोनों चीजें कंफ्यूज हो रही हैं। सीक्वेंस कौन सी आ रही है इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं अभी। ओके, नोट दैट आपके पास ऑपरेटर, मैंने आपको बोला T1 एक ऑपरेटर है x2y, ओके, T2 एक ऑपरेटर है x2y, T3 आपके पास एक ऑपरेटर है x2y एंड सो ऑन। आप कोई x पॉइंट लें x में से, ठीक हो गया? तो आपके पास T1x एक नंबर आएगा, ओके, T2 भी x पे अप्लाई करें, ये भी आपके पास एक नंबर आ जाएगा, और इसी तरह से T3x एक नंबर आएगा, ये एक सीक्वेंस बन जाएगी आपके पास। अब इसी तरह से अगर मैं इस सीक्वेंस को बाउंडेड की बात करूं, इस सीक्वेंस को कहूं बाउंडेड है, द अबव सीक्वेंस इज बाउंडेड। अगर मैं इसको कहूं बाउंडेड है तो आप यही कहेंगे ना कि Tnx एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन इक्वल टू सम कांस्टेंट m, यही कहेंगे ना? अब वहां पे t कहां से? x से y में है, x से r में नहीं है, x से किस में है? इसका मतलब वहां पे एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं आएगी, बल्कि वो नाम आएगा जो y का नाम है। दैट्स मीन आई शुड राइट हियर नॉर्म ऑफ दिस। क्लियर? अब यहाँ पे ये जो m है, ये जो नंबर m है, अगर आप देखें ये हमने x फिक्स किया हुआ था, अगर आप x चेंज कर देंगे तो ये नंबर भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये x के रिस्पेक्टिवली सीक्वेंस आई है। तो इसका मतलब है इसमें m की जगह पे अगर मैं एक ऐसा नंबर लिख दूं तो कोई आप लोगों को इतराज नहीं होना चाहिए कि मैं कहूं कि ये कांस्टेंट c आएगा जो कि x पे डिपेंड करता है।
देखिए फॉर एवरी एक्स, इसका मतलब हर एक्स के लिए एक डिफरेंट सीक्वेंस आती जाएगी। एक आपने एक्स लिया, एक और एक्स लिया, एक और, हर एक्स के लिए डिफरेंट सीक्वेंस आती है। ठीक है, अब डिफरेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड है, आपके पास एक सीक्वेंस नहीं है, you have a lot of sequences depending upon x। क्लियर? तो अब आपके पास ये जो वर्डिंग है, अब आपको समझ आ गई कि जो हमने ये कहा कि such that t and x is bounded for every x it is where cx is a real number। यहाँ पे x सबस्क्रिप्ट में इसलिए लिखा हुआ है that means this constant depends upon the choice of x। if we change x, this constant will change। क्लियर? ओके, अब यहां तक हाइपोथेसिस पार्ट है, यहां तक वो पार्ट है जो हमें गिवन है। आपको मैंने पहले बताया हुआ कि इस थ्योरम में आपके पास दो पार्ट हो गए, इफ और देन पार्ट। इफ पार्ट यहां पे कंप्लीट हो, ठीक है। अब हम देन पार्ट की तरफ आते हैं। देन द सीक्वेंस ऑफ नॉर्म्स, अब T1 का नॉर्म, क्योंकि T1 एक बाउंडेड है, T2 बाउंडेड है, T3 बाउंडेड है, T4 बाउंडेड है, तो आपको पता है कि जो बाउंडेड आपके पास ऑपरेटर होते हैं उनके जो नॉर्म होते हैं वो हमारे पास कोई फाइनाइट नंबर आ रहा होगा तो उसको उसने कहा देन द सीक्वेंस ऑफ नॉर्म Tn इज बाउंडेड दैट इज देयर इज जस्ट अ कांस्टेंट लाइक दिस। तो ये हमारे पास होगा, इसको भी मैं आपको बताता हूँ। देखें, आपके पास कोई भी आपके पास ऑपरेटर है, कोई बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है। मैं अब बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर की डेफिनेशन बताने जा रहा हूँ। पहले बाउंडेड फंक्शन की बात की थी, अब मैं क्या बात कर रहा हूँ, बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर की, जहां से हम फाइनल के सिलेबस को स्टार्ट करना चाह रहे हैं। बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर, तो बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर की डेफिनेशन ये हमें कहती है कि यहाँ पे हमारे पास कोई कांस्टेंट होगा तो जहाँ पे नॉर्म ऑफ एक्स होगा। समटाइम्स इसी को हम इस तरह से भी लिख लेते हैं कि दिस विल लेस और इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी, नॉर्म ऑफ एक्स। क्लियर? तो ये जो नॉर्म है, इसको मैंने आपको बताया हुआ है, ये किसके बराबर होता है, ये आपके पास बराबर होता है सुप्रीमम ऑफ norm of t of x over norm of x where x belongs to x and x not equal to 0। क्लियर? अब मुझे ये बताएं कि ये जो नॉर्म ऑफ t है ये कोई रियल नंबर होगा? जी बच्चों, नॉर्म ऑफ t क्या होगा? ये ना, क्योंकि नॉर्म की डेफिनेशन में हमने देखा था वो हमारे पास क्या होती है, रियल पे डिफाइन होती है। नॉर्म किस पे डिफाइन होती है, मतलब कि आंसर क्या आ रहा होता है, रियल नंबर आ रहा होता है। इसका मतलब है हमारे पास अगर मैं बात करूं T1 T2 T, ये वाले जो मेरे पास नॉर्म आ रहे हैं, T1 का नॉर्म, T2 का नॉर्म, T3 का नॉर्म, ये अब आपके पास रियल नंबर की एक सीक्वेंस आ गई। क्या आगे? रियल नंबर की सीक्वेंस। और कैसे रियल नंबर है, जो नॉन नेगेटिव है। कैसे रियल नंबर है? अगर मैं इसकी बाउंडेड की बात करूं तो अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल फॉर द मोमेंट इसको कह लूं A1, इसको कह लूं A2, इसको कह लूं A3, तो अब इसके बाउंडेड की मैं बात करूं तो मैं यूं ही बोलूंगा ना, an एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन इक्वल टू सम कांस्टेंट से। बाउंडेड का ये मतलब है ना। अब मैं ये कह रहा हूं कि जब ये आपके पास A1 A2 A3 ये सारे नॉन नेगेटिव है तो मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू लगाने की भी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है कि नहीं? नो। ओके, अब मैं इसके जो चूज किया तो उसको मैं दोबारा से लिख दूं तो ये क्या बन गया, इसको आई एम सॉरी मैं इसको अरेज करना चाहूंगा। ओके, मैं इसको दोबारा से इसको लिख देता हूँ Tn, तो इसका मतलब वही नहीं हुआ जो पहले मैंने लिखा था। क्लियर? ओके, अब वापस आए अपने थ्योरम पे। तो ये थ्योरम क्या कह रहा है हमें, then the sequence of norms Tn is bounded, that is there exists a constant such that this holds। जी, देन पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया, थ्योरम कंप्लीट हो गया। अब मुझे जरा कोर्स इस थ्योरम से बताएं, बाउंड्री का वर्ड बहुत ज्यादा हमने यूज किया है। हमारे पास पहले बाउंड्री तो वो ऊपर भी बाउंड्री का वर्ड यूज किया, नीचे भी बाउंड्री का वर्ड यूज किया। बाउंड्री तो नजर आ रहा है, व्हाट्स मीन बाय यूनिफॉर्म, इस पूरे थ्योरम में यूनिफॉर्म कहां पे?
मैंने पूछा, मैंने स्टार्ट में स्टूडेंट के जो स्टेटमेंट बनाना है, मैंने कहा कि बेटा जो नेम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इस नेम को देखिएगा। इस नेम में पूरे स्टेटमेंट है, यूनिफॉर्म बाउंडेडनेस थ्योरम। बाउंडेडनेस तो दो दफा यूज होगा, ऊपर भी बाउंडेडनेस की बात होगी, नीचे भी बाउंडेडनेस की बात होती है, वो समझ आ रही है। यूनिफॉर्म का वर्ड था जी। नहीं ऐसी कोई बात नहीं हमारे पास जी। क्या बता रहा है, यूनिफॉर्म वर्ड आपने कहीं से लेके आ रहा है? नहीं नहीं आपने वर्ड बीच में पोज कर दिया, मतलब पहले वाला समझ नहीं आ रहा, ऊपर से एक और वर्ड बीच में डालना मुश्किल है। थैंक यू जी। ओके आप में से कितने लोग हैं, और बताएं, वैसे मुझे पता है कि शायद ये भी ना मिले, कितने लोग यूनिफॉर्म क्वालिटी के बारे में जानते हैं या उनको पता है? मैंने ये नहीं कहा कि मुझे पता है, कितने लोग किसी को भी ना पता। जैसे कंटिन्यूस होगा उसके तरह यूनिफॉर्म कंटिन्यूस बस उसमें यूनिफॉर्म साथ में नहीं समझ आया। मैं आपको एक बात बताऊं, आप लोगों ने आप हमारा कोर्स सेट होगा, आप लोगों ने मतलब ऑनलाइन में किस तरह से देखा है मेरे कोर्स को, लेकिन मैं आप लोगों को मैं किसी भी थ्योरम स्टेटमेंट पे सबसे ज्यादा टाइम लगाता हूँ, किसी भी डेफिनेशन पे सबसे ज्यादा टाइम लगाता हूँ, क्योंकि अगर आप लोगों को ये चीज समझ आती ना तो आगे बहुत आसान, ठीक है। किसी भी डेफिनेशन को याद कर ले, उसकी सैंपल अपने पॉकेट में रख ले, प्ले में आप कहीं बाहर नहीं खाएंगे। आप थ्योरम्स के प्रूफ भूल भी जाएंगे ना, मुझे पता है आप लोग आज थ्योरम्स के प्रूफ को रट्टा लगाएंगे, पेपर में करेंगे, लेकिन आप पूछेंगे ओ केड़ा थ्योरम क्या आई नो दैट, you have a lot of tasks to mind, बहुत सारे काम आपके पास, आप लोगों ने एमबी करना है, जिसके पास जॉब करनी है आपके पास, तो कौन फंक्शनलिटी को याद रखेगा? ठीक है, आप एमबी को नहीं याद करना, समझना एमबी क्या चीज है? ओके, दिस इज रियलिटी ऑफ लाइफ। ओके, why we are एमबी करेंगे, जॉब मिलेगी, इंक्रीमेंट मिलेगा और इस तरह की बातें आपने कोई एक आज सोच रहा होगा कि पीएचडी भी कर लेंगे अगर हालात इजाजत दें। So this is the reality, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। कुछ कभी भी आप लोग सब्जेक्ट पढ़े और ना मोमेंट आप एक लेवल पे सोचे उसको कुछ ना कुछ हम अंडरस्टैंडिंग करें, अगर आप कुछ ना कुछ इधर से लेके मेरा मकसद पूरा होगा, ठीक है। अगर आप इस कोर्स से सिर्फ पेपर वाले दिन वो पॉकेट में जो चीजें लेके आए तो उसको पेपर में लिख के उधर लिखा के चले गए तो वो खत्म है, ठीक है। ऐसे ही होता है, मैं खुद ऐसे करता है, मैं आप मैं करता था एमएससी का, मतलब एमएससी का पेपर देने क्या, और मैंने जब पेपर देने जाता था उससे पहले अपने जो नोट्स है सारे इकट्ठे, जब पेपर
दे क्या था पता पेपर अच्छा हो वो बैग काम खत्म हो गया, ठीक हो गया। दिस इज द ये रियलिटी है, बट रिमेंबर दैट वो मैंने रैक पैक करके कहीं रख दिया, मुझे क्या पता नहीं कहाँ पे आ चला गया। देखिए उनसे चीजें मैंने कुछ अटैच की वो मेरे माइंड में। आप एक अच्छी चीज एक अच्छे प्लेस पे अगर खाते हैं तो आपको ज्यादा देर याद है, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी को फॉर द मोमेंट करेंगे, किसी को आप ऐसे करेंगे वक्ती तौर पे करेंगे, वो वक्ती तौर पे आपका फायदा देगा, नंबर अच्छे देंगे, एक ग्रेड देंगे, बाद में किसी जाके बात करेंगे वो कहेंगे कि फंक्शन ऐसे मेरा फंक्शन ऐसे एक ग्रेड है, अच्छा तुम्हें तो बहुत पता होगा तो खुला और छोड़ो यार ये बात करें मेरे एरिया में इनका काफी नहीं है, ओके। तो आप लोगों को सिखाई बात बताना पड़ेगा, ठीक है। मैं आप लोगों को छोटी छोटी बातें इसलिए बता दूं, फॉर एग्जांपल आप किसी जगह पर जॉब करते हैं, आप किसी इंटरव्यू में बैठते हैं, तो आपसे कभी कोई बात करेगा, याद रखें कभी भी इंटरव्यू में कभी फिगर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी बड़ी बड़ी एग्जांपल नहीं पूछी जाती, बेसिक्स पूछी जाती है, हमेशा बेसिक्स पूछी जाती है, ठीक है। वो जो बैठे होते हैं उनको भी प्रूफ नहीं आते, ठीक है। वो जो इंटरव्यू में बैठे होते हैं उनको भी प्रूफ नहीं आते, उनको बेसिक्स उनको अच्छी तरह से आती है, वो आपसे बेसिक्स पूछते हैं। और ये भी माइंड में रखते जाएगा कि जब भी किसी इंटरव्यू में जाए ये किस लेवल के लिए इंटरव्यू पूछना चाहते हैं, ठीक है। उस लेवल के मुताबिक आप उसकी जो बेसिक डेफिनेशन है वो आपकी प्रॉपर्टी है, आपको पता हो, उसकी एग्जांपल्स आपको पता हो, और ये पता हो कि मुझे किस चीज के लिए हायर किया जा रहा है, उसका आपको पता हो कि असली जॉब देने वाले बैठे तो वो आपको चेक करते हैं कि क्या हमारी जरूरत ये पूरी कर सकता है कि नहीं कर सकता, वो चीजें आपको पता हो। Okay, come back to the definition of this theorem. So here the word uniform, in fact, related to the thing. नहीं बेटा यहाँ पे लिखा हो बाउंडेड फॉर एवरी एक्स, बाउंडेड फॉर एवरी एक्स। यूनिफॉर्म का जो वर्ड है ना यहाँ पे है, यहाँ पे कहीं आपको एक्स नजर आ रहा है कहीं, ये जो देन पार्ट इधर तक कहीं एक्स नजर आ रहा है, वर्क फॉर ऑल, वर्क फॉर ऑल, वर्क फॉर ऑल, ये जो सी है, ये जो सी है, यहाँ पे जो सी है वो किसी एक्स पे डिपेंड नहीं करता, वर्क फॉर ऑल, वर्क फॉर ऑल। यूनिफॉर्म क्वांटिटी में ये बात होती है, यहाँ पे हम कहते हैं ना देयर एग्जिस्ट डेल्टा for every epsilon there exists a delta, ठीक है। तो वो जो डेल्टा है that works for all x, वो सिर्फ एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा होता है, x पे डिपेंड नहीं कर रहा होता वो डेल्टा। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी और कंटिन्यूटी में यही फर्क है कि आपके पास जो डेल्टा है वो डिपेंड कर रहा होता है कंटिन्यूटी में एप्सिलॉन और चॉइस ऑफ x पे, और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में वो सिर्फ एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है, x पे डिपेंड नहीं करता, delta that depends upon epsilon, delta that works for all x, ये दोनों बातें हैं, delta that works for all x, here this C works for all x, you can see that there is no x in subscript, that's why they are saying that uniform, okay. Keep in mind boundedness implies some boundedness, uniform mean कि आपके पास कोई आपके पास फिनोमेना है, वहां पे आपके पास हर एक्स पे डिपेंड कर रहा है, एट द एंड यू विल गेट अ फिनोमेना दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन एक्स। तो अब आपके पास दोनों वर्ड्स इस थ्योरम की स्टेटमेंट में, ओके। तो यहाँ पे अगर आप
Okay, students, we start the proof of this theorem. In the proof of this theorem, we will apply, in fact, bicategory theorem. For bicategory theorem, we must need some sets such that A के जैसे मैंने आपको पहले बताया, जिसमें कोई एक ऐसा सेट होगा जो कि नॉन एम्प्टी इंटीजर रखेगा। तो वो सारी कंस्ट्रक्शन है, वो थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताऊंगा, प्लीज इसको अच्छी तरह से देखिएगा। फॉर एवरी k in n and let a k be set of all x such that this holds। ओके, तो अब इसको किस तरह से मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ व्हाइट बोर्ड पे कि आपके पास x जो है वो x में से बिलोंग करता है और a के मीन फॉर एग्जांपल a1 के अंदर वो वाले x हैं, ठीक है, जिनके लिए जो नॉर्म ऑफ t and x is less or equal to k। वापस आए जरा उसी, सॉरी k यहाँ पे 1, टेकिंग k as 1। तो उसी पे वापस आते हैं। मैंने क्या कहा कि फॉर एवरी k and that means k is equal to 1 2 3 4 up to so on, let a k is contained in x be the set of all x such that this is less or equal to k। ओके, तो ये हमने ऐसे जितने के हैं जिनके लिए ये बात ट्रू हो रही है, इसी तरह से a2 क्या होगा, वो आपके पास वो वाले x होंगे जिनके लिए नॉर्म ऑफ t n ऑफ x इज लेसर इक्वल टू 2 है, एंड सो ऑन। ठीक हो गया, समझ आ रही है बात? ओके, नो दिस सेज दैट दिस a k आर क्लोज्ड। व्हाई these are closed? For this we choose a point in the closure of a set AK। you know that for proving that a set is closed, we must choose a point in the closure and we will prove that that point lie in the A। अगर वो A में belong करता तो हम कहते हैं कि वो closed है। Okay, so for this we choose a point from the closure। Okay, अगर कोई point closure में से ले रहे हैं तो there exists a sequence in AK that converges to X। तो इसको मैं दोबारा से आपको रिकॉल करा देता हूँ कि ये मैं बहुत दफा आप लोगों को बता चुका हूँ कि कोई भी आपके पास पॉइंट है, जब भी आप एक लेयर में से लेंगे, दिस इंप्लाइज आपके पास कोई सीक्वेंस मिलेगी ए में से सच दैट कि आपके पास दिस एक्स आई कन्वर्टेड टू एक्स। ये कुलेयर की डेफिनेशन है, इसकी डेफिनेशन है, कुलेयर की डेफिनेशन है। अब इसी तरह से हमारे पास जो एक्स है वो चूज किया हमने कहाँ से, कुलेयर ऑफ ए के से। देयर इज अ सीक्वेंस एक्स जे इन ए के दैट कन्वर्ट्स टू एक्स। वही बात जो मैं अभी आपको बताई है। दिस मींस दैट फॉर एवरी फिक्स्ड एन वी हैव दिस। ओके, अब ये पॉइंट भी समझने वाला है, इसको हम जरा देखें कि अगर हम एक्स इसमें लिया और एक्स ये इसमें से है साइड दैट ये बात, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि लिमिट एक्स जे अप्रोचेस टू इंफिनिटी दैट्स इक्वल टू एक्स। ओके, अब मैं यहाँ पे लाइन लगाता हूँ। हमारे पास अगर एक्स जे जो वो ए के से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, अगर एक्स जे किससे बिलोंग कर रहा है, ए के से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि टी एन ऑफ एक्स जे इज लेस और इक्वल टू के। यही पीछे आपने डेफिनेशन देखी है ना, a1 a2 a के, क्लियर। इसी तरह से हमारे पास ये लेस और इक्वल टू के आएगा। अब अगर मैं लिमिट लूँ दोनों तरफ ओवर जे अप्रोचेस टू इंफिनिटी, और मैं यहाँ पे लिमिट ले रहा हूँ टी एन एक्स जे लेस और इक्वल टू, अब यहाँ पे भी लिमिट लेंगे तो ये कांस्टेंट है तो यहाँ पे तो के ही आ जाएगा जी, क्लियर। अब जो नॉर्म होता है कंटिन्यूस होता है, तो लिमिट इनसाइड पास हो जाएगी, लिमिट क्या इनसाइड पास हो जाएगी। दैट्स मीन वी कैन राइट लाइक दिस, लिमिट j approaches to infinity t n x j less or equal to k। अब आपको एक और बात बताई थी कि कोई भी बाउंड्री लीनियर ऑपरेटर है और बाउंड्री लीनियर ऑपरेटर जो होता है वो कंटिन्यूसली होते हैं, तो इसका मतलब है आप लिमिट उसके भी अंदर पास कर देंगे। तो अगर मैं लिमिट इधर फिर पास कर लूं तो इसका मतलब क्या हुआ कि टी एन और लिमिट
j अप्रोचेस टू इंफिनिटी एक्स जे और यहाँ पे लेसर इक्वल टू के। अब ये जो अंदर वाला पार्ट है ये किसके बराबर आ रहा है? x के बराबर है। दिस इंप्लाइज Pn ऑफ x लेसर इक्वल टू k। तो इसका क्या मतलब हुआ? x जो है वो ak से बिलोंग कर गया। क्लियर? तो अब x कहां से लिया था? कोलिजन में से लिया था और किससे बिलोंग कर रहा है? दैट्स मीन कि a कोलिजन का सबसेट ऑफ ak, दैट्स मीन ak is equal to collision of a, that means ak is closed। क्लियर? ओके, तो ये हमारे पास क्लोज आ गया। ओके, तो ये सारी बातें उन्होंने ऐसे लिखी हुई है। बाय 2 ये जो हमारे पास each x belongs to some ak, hence x can be written as like this। क्योंकि हर जो ak है, सॉरी, हर x जो वो किसी ना किसी ak में तो होगा ही ना, हर x किसी ना किसी एक है, तो जितने एक है उनका यूनियन कर ले तो x बन जाएगा। तो x is equal to union of ak's where k start from 1 to infinity। That means we are taking countable union। countable union हम करते थे a1 a2 a3 and so on। Now observe that we have ak which are closed, we have union of ak's which is equal to x। Now we'll see that x is complete। अगर हमारे पास x complete हो तो बाय थ्योरम में क्या अप्लाई करता है? बाय थ्योरम says that there exists some ak, कोई ऐसा एक जरूर होगा जिसमें कोई ओपन सेट जरूर एग्जिस्ट करेगा, नॉन एम्प्टी ओपन सेट जरूर एग्जिस्ट करेगा। बाय थ्योरम ये कहते हैं। That's mean since x is complete, by theorem implies that some ak contains an open ball, say this। कोई ना कोई ये हमारे पास एक ऐसा हमने कह दिया कि सब एक है नॉट, तो वो कि एक ए नॉट उसको कह दिया, तो उसमें कोई ओपन बॉल है जिसका हम नाम नेम दे दिया बी नॉट। क्लियर? इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूँ। देखें, आपके पास जो बायर थ्योरम है वो हमें क्या बता रहा है? बाय कैटेगरी मुझे बता रहा है कि अगर आपके पास यूनियन ऑफ ए केस है और k from 1 to infinity है, this implies there exists some ak not such that ak contains a non-empty open set। अगर कोई non-empty open set है, this implies there exists a point in ak not such that कि आपके पास कोई ना कोई बॉल जरूर हमारे पास बी नॉट में नेम उसका कर लेता हूँ कि कोई ना कोई बी नॉट बॉल होगी और वो हमारे पास एक्स नॉट को कंटेन कर रही हो, क्योंकि नॉन एम्प्टी है तो दैट्स व्हाई कोई ना कोई पॉइंट जरूर ऐसा होगा और उसका रेडियस आर है, वो कंटेन हो रहा है ए के नॉट। क्लियर? ओके, सो वी कैन टू बैक आवर प्रूफ। सो अब यहाँ तक हमें क्या पता चल गया? एक एक्स नॉट है जो किसी बॉल के अंदर कंटेन करता है और वो बॉल एक ए के अंदर कंटेन करती है। अब हमारे पास कोई एक एक्स नॉट है, एक एक्स नॉट है, एक ए नॉट है और एक बी नॉट बॉल है। तीन चीजें अभी हमारे पास है। लेट एक्स बी आर्बिट्रेरी नॉट जीरो। हम कोई एक्स पॉइंट चूज करते हैं किसमें से? एक्स में से, कोई आर्बिट्रेरी नॉट इक्वल टू जीरो। वी सेट, अब हमारे पास एक कंस्ट्रक्शन है, वो हम क्या कर रहे हैं? z इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस गैमा एक्स। z किस तरह से ले रहे हैं? एक्स नॉट प्लस गैमा एक्स, और गैमा क्या है? गैमा आपके पास आप ले रहे हैं r ओवर 2 नॉर्म ऑफ x। ये एक कंस्ट्रक्शन है, हमने अपनी तरफ से ये कंस्ट्रक्शन की और इसका पर्पस आपको आगे पता चलेगा कि क्यों हम इस तरह ले रहे हैं। बस ये अभी याद रख लें कि अभी हमने क्या किया है कि ये जो z है इसको हमने इक्वल लिया एक्स नॉट प्लस गैमा को, अगर मैं इधर इसकी वैल्यूज दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा जी? r ओवर 2 नॉर्म ऑफ x और साथ x। ये देखिए यहाँ पे एक तरह का नॉर्मलाइज किया हुआ है, x की लेंथ उससे डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो x की लेंथ भी काम कर रहे हैं और साथ हम r/2 रेडियस के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक हो गया? क्लियर? नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि then automatically z minus x naught
नॉर्म विल बी लेस देन आर। अब ये सारी कंस्ट्रक्शन करने से क्या होगा कि z माइनस एक्स नॉट विल बी लेस देन आर। तो ये कैसे? अब इसका मतलब है z जो है वो उस बॉल में से कंटेन करेगा एक्स नॉट से। इसको हम चेक कर लेते हैं कैसे करेगा। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको बल्कि हम व्हाइट बोर्ड पे करते हैं। हमने लिया है z इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस आर ओवर 2 और यहाँ पे x ओवर नॉर्म ऑफ x लिया है। तो अगर हम z माइनस एक्स नॉट का नॉर्म लेते हैं तो वो किसके बराबर आएगा? इधर भी हम इधर माइनस कर लें तो हमारे पास आ जाएगा नॉर्म ऑफ r ओवर 2 x ओवर नॉर्म ऑफ x। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास r ओवर 2 which is less than r. This implies z belongs to p naught. कंक्लूजन है कि आपने उसको नॉर्म को हम डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास नेक्स्ट अब हमारे पास जो z है वो किस में आ गया? b नॉट के अंदर। अगर b नॉट के अंदर इस बात है वो a के नॉट के अंदर भी है z। ओके, from 4 the definition of a k naught we have tn of z less or equal to k naught। क्योंकि z जो है वो b naught के अंदर है और b नॉट सबसेट है a k naught, तो a k naught की डेफिनेशन ये है कि tn of x less or equal to k naught। तो यहाँ पे z पे हम अप्लाई करेंगे तो ये for all n of course। also tn of x naught is also less or equal to k, क्योंकि x naught भी k naught a k naught से बिलोंग करता है। from 5 we obtain। अब इस पे अगर हम देखें इसमें से x जो है आर्बिट्रेरी हमने चूज किया तो उससे हम x ऐसे लिखेंगे। अब इस पे t अप्लाई करेंगे तो ये कंप्यूटेशन है थोड़ी सी, इसको मैं अलग कहते हैं तो मैं कर देता हूँ, बहुत इजी है। अब अगर देखें इस पे tn अप्लाई कर रहे हैं तो इस पे भी tn अप्लाई करेंगे, ये कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा। अब t किस पे अप्लाई हो रहा है? z माइनस एक्स नॉट पे। tn लीनियर है, लीनियर की वजह से tz अलग हो जाएगा, माइनस tx नॉट अलग हो जाएगा और लेसर इक्वल इस हो जाएगा ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी ऑफ नॉर्म। ओके, तो ये अलग आ गया। अब ये किससे लेसर इक्वल है? ये हमने देखा के नॉट से लेसर इक्वल है। ये किससे लेसर इक्वल है? ये भी के नॉट से हमारे पास लेसर इक्वल है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो आ गया 4 ओवर नॉर्म ऑफ एक्स के नॉट ओवर आर फॉर हेंस फॉर ऑल एन। तो ये जरा मुझे बताएं यहाँ पे नॉर्म ऑफ एक्स कहाँ से इन्वॉल्व होता है? जी बच्चों, ये लास्ट पॉइंट है, इसको जरा मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ यहाँ पे। सॉरी, हाँ गैमा की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है जरा वो चेक करें। यस 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 यू आर राइट, आपने सही गेस कर दिया उसको, ठीक हो गया। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास है, इनफैक्ट यहाँ पे भी आपके पास के नॉट से लेता है, यहाँ पे भी के नॉट से, तो आपके पास है के नॉट ओवर गैमा। तो गैमा की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास आंसर है। क्लियर? हेंस फॉर ऑल एन। अब यहाँ पे अगर हम सुप्रीमम लेंगे तो ये हमारे पास डेफिनेशन बन जाएगी नॉर्म ऑफ टी एन की, दैट्स इक्वल टू लेसर इक्वल टू 4 ओवर आर के नॉट, यानी कि इधर से भी नॉर्म ऑफ एक्स से डिवाइड कर लेंगे, इधर भी नॉर्म ऑफ एक्स से डिवाइड कर लेंगे और उसका सुप्रीमम ले लेंगे। ये सुप्रीमम दोनों साइड पे है नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास, अब देखिए ये एक ऐसा कांस्टेंट है जिसमें एक्स इन्वॉल्व नहीं होगा,
therefore we can say that इसको C का नेम दे दिया, therefore we can say that the uniform bondiness theorem is true. जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम, प्लीज यू कैन आस्क मी. सेकंड नाम प्लीज बच्चों, आप प्रीवियस पार्ट में अभी आप इधर नहीं है, आप मोबाइल पे, ठीक है, तो प्लीज थोड़ी सी आप तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँ, जब यहाँ पे कोई भी टीचर खड़ा होता है, आप मेरी जगह पे आप सब लोग अच्छी तरह नजर आ रहे होते हैं, आपकी एक एक मूवमेंट नजर आ रही होती है, आपके पीछे जो बैठे हैं वो भी नजर आ रहे हैं कि वो आगे देख रहे हैं, ठीक है. तो सारे हर एक पर्सन की मुझे इंडिविजुअल मूवमेंट्स मुझे नजर आ रही होती है. आप तो इधर चला करेंगे, इधर देखेगा, ऐसे मुझे सब फील हो रहा होता है, लेकिन फर्दर मूवमेंट जब मैं कोई लेक्चर कर रहा था तो ये मैं ज्यादा बीच में नहीं पहुंचता, इसको कंप्लीट करता हूँ, आखिर में आइडेंटिफाई करता हूँ यहाँ पे प्रॉब्लम. प्लीज आप माशाल्लाह काफी मैच्योर हैं, मुझे ये बातें बताने की जरूरत नहीं है कि अगर आप ऐसे करेंगे तो मुझे बाहर भी आपको भेजा जा सकता है. ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं इस तरह की बातें करना, बिलीव मी, मैं आप लोगों को बहुत मैच्योर समझता हूँ. ओके, so here an application, in fact here are two applications, but for the sake of time there is only one application here, which is very important in fact, space of polynomial, and the second part I will just explain what the second application, but I will not go for the proof for the second application. But for the first part, I will quickly move from the application of proof of this application. Okay. तो सेकंड पार्ट का प्रूफ मैं आप लोगों से ये नहीं कहूँगा कि वो आप करें, लेकिन जो फर्स्ट पार्ट है इसकी एप्लीकेशन को मैं थोड़ा सा क्विकली लेके जाऊँगा, लेकिन वो आप लोगों को जरूर कहूँगा कि आप उसको अच्छी तरह से करिएगा. ओके, तो इसको हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं. You know very well the space of polynomials. The space of polynomial is in fact a subclass of space of all continuous function on interval A. किसी भी interval A के जितने continuous function होते हैं उनकी एक subclass है space of polynomial. And with the next norm, it's not complete. With the next norm, it's not complete. We have seen already in the incomplete norm space, in the part of incomplete norm space. तो यहाँ पे हम इसी पार्ट को इसी बात को प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ यूनिफॉर्म बॉडीनेस थ्योरम. ओके, यूनिफॉर्म बॉडीनेस थ्योरम से हम इसको प्रूव करेंगे. वी विल अस्यूम that this space is not complete. अगर ये complete है तो हम कोई ऑपरेटर कंस्ट्रक्ट करेंगे, वो जो ऑपरेटर है वो उसी तरह बाउंड्रीनेस वाली कंडीशन को फिल करेंगे, देन हम कंट्राडिक्शन पे आ जाएंगे, फिर जो हमारे पास यूनिफॉर्म बाउंड्रीनेस थ्योरम के जो प्रॉपर्टी है वो फिर कंट्राडिक्शन कर सकते हैं जो हमारी असम्पशन है और ओके. ये बात इसमें यहाँ पे लिखी. We construct a sequence of boundary linear operator on X which satisfy 2 but not 3. 2 satisfy but not 3 mean कि आपके पास वो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन ये नहीं सेटिस्फाई कर रहा. इसका मतलब हाइपोथेसिस पार्ट में प्रॉब्लम है. हाइपोथेसिस पार्ट में कंप्लीटनेस प्लस दिस थिंग, अगर ये होल्ड कर रहा है और कंप्लीट नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है, ये आ ही नहीं सकता कभी. इनमें से कोई एक बात मिस कर दे तो कभी भी ये नहीं आ सकता. क्लियर? तो यही बात यहाँ पे उन्होंने प्रूव किया है कि ऐसा हम प्रूव करेंगे. वी कंस्ट्रक्ट द सीक्वेंस ऑफ बाउंड्री लीनियर ऑपरेटर. हम कंट्रडिक्शन के लिए तो ऐसी सीक्वेंस बाउंड्री लीनियर ऑपरेटर कंस्ट्रक्ट करेंगे जो 2 को सेटिस्फाई कर रहा होगा लेकिन 3 को सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा, so that X cannot be complete. This is somehow the detail for the proof. ये 2 लाइनों में बताएगा, हम इस तरह से उसमें लेके जाएंगे. We may write a polynomial which is not equal to identically 0 of degree n in this form. तो किसी भी polynomial को आप डिग्री n की polynomial आप उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं. Very obviously you can see that कि आपके पास for example एक polynomial है x square plus x plus 1. ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकती हैं 0 आई एम सॉरी यहाँ पे 1 है, मैं इसको दूसरी तरह से लिख सकता हूँ 1 plus x plus x square plus 0 into x cube plus 0 into x 4 plus 0 into x 5
प्लस सो जी, ठीक है ना। इसमें इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, सम अल्फा सॉरी सम जे फ्रॉम फॉर एग्जांपल फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी अल्फा जे और एक्स की पावर हम 0 से स्टार्ट करें, 0, ओके, एक्स की पावर 0। तो जहाँ पे आपके पास अल्फा नॉट इज इक्वल टू 1, अल्फा 1 इज इक्वल टू 1, अल्फा 2 इज इक्वल टू 1, और हम ये कहें कि जैसे ही अल्फा जो है 0 1 और 2, ओके, जैसे ही अल्फा जो है वो हमारे पास सॉरी इफ जे इज ग्रेटर देन 2, अल्फा जे इज इक्वल टू 0। ये बात समझ आ रही है? किसी भी पॉलीनोमियल को इस तरह से लिख सकते हैं और उससे आगे वाले जो सारे हैं उसके कोएफिशिएंट्स, ओके, क्लियर। तो यही बात उन्होंने इस तरह की कंस्ट्रक्शन की है। लुक एट दिस, वी राइट अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, उसकी डिग्री n है, तो हम उसको इस तरह j इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी वेयर अल्फा j इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल j ग्रेटर देन n। तो डिग्री 2 की हमने कंसीडर करते हैं, 2 से ऊपर जितने होंगे उनके लिए अल्फा j जो क्या होंगे, 0 होंगे। For x equal to 0, the degree is not defined in the usual discussion of the degree, but this does not matter here. तो वो कहता है कि जो x equal to 0 वाला पोलिनोमियल है उसको भी हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो उसको हम डिग्री के तो उसको हम एक्सक्लूड करते हैं इस तरह की बात से। Anyway, as a sequence of operator on x, we take a sequence of functions. तो अब हम ऑपरेटर उस पर डिफाइन कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि tn is an operator from x to y। अब हमारे पास जो tn ऑपरेटर होगा वो इस स्पेस ऑफ पोलिनोमियल से r में आएगा। यहाँ पे y का ले रहे हैं r, y हमारे पास क्या होगा, r होगा। तो इसको मैं अगर यहाँ पे लिखूं तो आपको समझ आएगी कि tn फ्रॉम स्पेस ऑफ पोलिनोमियल, इसको मैं p से डिनोट कर रहा हूँ और यहाँ पे r तक। तो इस ये किसी पोलिनोमियल पे अप्लाई होगा तो r में अप्लाई। तो इसका नेम उन्होंने tn का नेम दिया fn, tn का नाम क्या दिया, fn। तो fn किसी भी पोलिनोमियल पे अप्लाई करें तो आंसर क्या आ रहा है, जितना इधर n होगा ना उतने अल्फा आ जाएंगे। और यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जांपल आप f1 की बात करते हैं, क्योंकि हम अल्फा ले सकते हैं ना फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, तो f1 होगा तो इसका मतलब होगा आपके पास अल्फा नॉट प्लस अल्फा 1। आप इसमें एक्स पुट कर रहे हैं ना, और इसी तरह से अल्फा 2 ऑफ x विल बी इक्वल टू अल्फा नॉट प्लस अल्फा 1 प्लस सॉरी यहाँ पे आई एम सॉरी यहाँ पे अल्फा नॉट जी, क्लियर। तो इस तरह से आप इसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो ये आपकी जो कंस्ट्रक्शन है इसमें जो अल्फा इसकी वो डिपेंड करी इस एन पे, क्लियर, ओके। अब हमारे पास ये सारी कंस्ट्रक्शन होगी और 0 पे पुट करेंगे तो 0 आंसर आता है। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि एफ एन लीनियर है, ऑब्वियसली यू कैन चेक दैट, वेरीफाई दैट इज लीनियर, वी विल सी दैट एफ एन आर बाउंडेड एफ एन इज बाउंडेड सिंस अल्फा आई इज लेस इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स। सो हमारे पास जो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ एन ऑफ एक्स लेस इक्वल टू एन नॉर्म ऑफ एक्स, तो ये बाउंडेड भी होगा। तो बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर वाली बात यहाँ तक कंप्लीट हो, बाउंडेड लीनियर। अब हम ये देखेंगे कि टी एन ऑफ एक्स लेस आर इक्वल टू सम सी ऑफ एक्स, ठीक है। तो वो करने के लिए हम क्या करेंगे, फिक्स एक्स, क्योंकि वो जो सी एक्स किस पे डिपेंड कर रहा होता है, एक्स पे, तो हम फिक्स एक्स करेंगे। सीक्वेंस ये टी एन ऑफ एक्स सेटिस्फाइड टू बिकॉज पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एन, उसमें मैक्सिमम इतने कोफिशिएंट होते हैं, तो ये जहाँ पे आप उसको अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास लेसर इक्वल टू सम कांस्टेंट। तो यहाँ तक हमारे पास वो हाइपोथेसिस पार्ट उसका ट्रू होगा, ठीक हो गया। अब हमने ये भी सपोज किया हुआ है कि वो हमारे पास कंप्लीट है। अब हमने ये भी प्रूव कर दिया कि वो हाइपोथेसिस का सेकंड पार्ट भी फॉलो करता है। अब हम ये कहेंगे अगर ये दोनों बात ट्रू है तो यूनिफॉर्म बाउंडेडनेस थ्योरम हमें ये गारंटी करता है कि जो ऑपरेटर्स के नॉर्म की जो सीक्वेंस होगी वो लेस इक्वल टू सम कांस्टेंट होगी, ठीक हो गया। तो ये इनफैक्ट ऐसा नहीं है। We know show that fn does not satisfy 3, that is there is no c such that कोई ऐसा c नहीं जो ऐसा satisfy करेगा। This we do by choosing a particular advantageous
पोलिनोमियल मीन के हम ऐसा पोलिनोमियल चूज करेंगे जो हमारा पर्पस फुलफिल करेगा, जो मैं कंट्राडिक्शन की तरफ है। तो x जो चूज करना है वो स्पेशल टाइप का चूज करेंगे। वो किस तरह से हम चूज करेंगे, ये वाला x ऑफ t इज इक्वल टू 1 प्लस t प्लस tn। अब इसके लिए नॉर्म कैलकुलेट करें, इसलिए fn कैलकुलेट करें। ये आपने fn कैलकुलेट किया, वो आपके पास n आ रहा है, नॉर्म उसका 1 है, तो आप उसको इस तरह से लिख सकते हैं। आप डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास f का नॉर्म क्या है, ग्रेटर इक्वल टू n आ रहा है, ग्रेटर इक्वल टू n आ रहा है। कोई भी सीक्वेंस आपके पास ग्रेटर इक्वल टू n आ रही है तो वो कभी भी बाउंडेड नहीं हो सकती, वो कभी भी बाउंडेड नहीं हो सकती। तो ये हमें बताना था कि ये हमारे पास कंट्राडिक्शन है। कंट्राडिक्शन का मतलब जो हमने असम्पशन की थी कि x हमारे पास कंप्लीट है वो ना। So this is the first application. The second application, we'll just read the application part. We'll not go in detail for the proof of this part Fourier series. In fact, this part says that Fourier series, ये आपको Fourier series का आपको पता होगा कि Fourier series किसी भी फंक्शन के लिए हम इस तरह से लिख सकते हैं periodic function के लिए, तो उसमें ये formulas हैं। तो here is the problem. There exists a real valued continuous function whose Fourier series diverges at a given point t। तो ये बहुत फेमस प्रॉब्लम था, क्या हमारे पास हर कंटिन्यूस फंक्शन के लिए जो कोई रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन है उसके लिए फोरियर सीरीज हमेशा हर पॉइंट पे कन्वर्ट करेगी। तो आंसर इज नो। हमारे पास एक ऐसा पॉइंट हो सकता है जिसके लिए फोरियर सीरीज डाइवर्ज है। तो ये इसका प्रूफ है। इसका प्रूफ मैंने कहा कि अभी हम नहीं देखेंगे, इसका प्रूफ काफी लेंथी है, आप इसको देख सकते हैं। ओके, क्लियर जी? यहाँ तक प्लीज देखिएगा, कोई आपका प्रॉब्लम हो तो प्लीज मैं आपको बताता हूँ। मुझे सेकंड लेक्चर जी फर्स्ट लेक्चर किसी की अटेंडेंस रहती है? सर मेरी अटेंडेंस रहती थी। जी, कौन है ऑनलाइन पर? मोहम्मद इरफान। ओके, शकरुल्लाह इज आल्सो हियर। सर मेरी भी रहती है। बेटा जो सही। जी जो पाकिस्तान नेशनल है उनकी अटेंडेंस नहीं हो सकती ऑनलाइन। सर ये तो ज्यादती है सर, प्लीज लगा दें, मौसम बहुत खराब था। ओके शकरुल्लाह, आउट ऑफ स्टेट। ओके आई विल मार्क। ओके प्लीज वेट। शकरुल्लाह शुक्रुल्लाह। ओके सर सैयद मोहसिन नजर लगा दें। नो टाइम इज ओके। अभी सेकंड लेक्चर की जो अटेंडेंस है वो भी मैं उसी तरह से मार्क कर रहा हूँ। अगर कोई चला गया तो प्लीज मुझे बता दें जिसने अभी ओके। आमना अनवर नो।
नेक्स्ट मोहम्मद अतीक, नो। मोहम्मद शाशिद गुल, नो। मोहम्मद अहमद रजा, नो। मोहम्मद इरफान is also not here. मोहम्मद सलीम जहांगीर, साहिल अहमद खान, then Sobia Sadiq, Sayyid Musa Raza, and Samia Mehta. जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो आज का लेक्चर से रिलेटेड था वो मैं मटेरियल एंड करना चाहूँगा। अब हम कुछ रिवीजन की तरफ आएंगे। तो अभी यहाँ तक कोई आप लोगों का क्वेश्चन है तो प्लीज आई एम हियर टू आंसर टू यू इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। बेटा मैं अब मेरी बात नहीं समझ मेरी बात नहीं समझ मैंने कहा कि अभी हम और नहीं पढ़ रहे, बेटा बात यह है कि मैं यहाँ पे अभी आप लोगों को रिवाइज करवाना चाहता हूँ। अगर आप करना तो ये totally up to you. ये स्टूडेंट्स अभी आज हम बाउंड्री लीनियर ऑपरेटर वगैरह वो चीजें को थोड़ी सी रिवाइज कर लें जी वहीं से। ओके मैं इसको बैक लेके जा रहा हूँ। ये पेज नंबर बताइए प्लीज। नाइन्टी वन। ओके सो जी बेटा अमर कोई आप बात कर प्लीज अगर आप इधर आएंगे मेरे पास क्योंकि आप और भी हम चीजों को बता सकते हैं। मैं पहले से आपको कहा सॉरी मैंने पहले आपको डायरेक्ट नहीं कहा था प्लीज नहीं मैं आपको बताऊं कि आपको बहुत अच्छी क्लास है बहुत अच्छी क्लास है। एज ए टीचर मैंने ऐसी क्लासों की टीचर की मेरे थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं सोबिया सादिक सर मेरी क्लास लेट ज्वाइन हुई है तो आप मेरी अटेंडेंस लगा देंगे? बेटा आप क्लास में इधर प्रेजेंट होगे तो आपकी अटेंडेंस हो, ऑनलाइन पे अटेंडेंस नहीं हो रही आज। सॉरी जी सर। बेटा ऑनलाइन पे अटेंडेंस नहीं हो रही क्योंकि आप लोगों का ये ऑन कैंपस है, ठीक है। सिर्फ जो फॉरेनर्स हैं उनके लिए ये अलाउ किया। ओके सो वी स्टार्ट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ बाउंडेड एंड बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर। तो मैं इसको आप लोगों को बहुत शॉर्ट सा आपको बताता चलूं कि बाउंड्री लीनियर ऑपरेटर जब भी हम बात करेंगे तो बाउंडेड के लिए आप लोगों के माइंड में कुछ चीज़ें आपके माइंड में ऑलरेडी आनी चाहिए। वो मैं आप लोगों को बताऊं कि क्या आपके माइंड में फौरन आना चाहिए। मैं इसी पे कंटिन्यू करूं कि इसको अलग फाइल सेव कर लें, क्या कहते हैं? ओके ये हो गया सेव।
अब मैं इसको करता हूँ क्लियर ऑल ड्राइंग। ओके सो जब भी आपके पास बाउंड्री लीनियर ऑपरेटर की बात हो, तो बाउंड्री लीनियर ऑपरेटर जब भी आपके पास होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके माइंड में आना चाहिए कि आपके पास एक वेक्टर स्पेस से किसी दूसरी वेक्टर स्पेस पे, एक्स वेक्टर स्पेस से वाई वेक्टर स्पेस पे, अब ये आपके पास एक्स और वाई आपके पास नॉर्म स्पेस, ठीक हो गया। तो सबसे पहले आपके माइंड में ये बात आनी चाहिए कि हमारे पास ये क्या होगा। तो ये जैसे इन्होंने कहा हुआ है कि डोमेन ऑफ टी टू वाई लीनियर ऑपरेटर एक्स एंड वाई आर नॉर्म स्पेसेस। आई एम सॉरी, पहले हम इसको वेक्टर स्पेस बोल रहा हूँ क्योंकि बाउंड्री की बात आ रही है। लीनियर ऑपरेटर के लिए तो वेक्टर स्पेसिस काफी है, लेकिन जब अगर बाउंड्री लीनियर ऑपरेटर की बात करेंगे तो इसमें नॉट स्पेस होना जरूरी है। यस, तो एक्स और वाई आपके पास नॉर्म स्पेसिस है, ठीक है। एक्स टी आपके पास लीनियर, टी इज लीनियर, लीनियर का आपको बहुत अच्छी तरह से पता है जी। किस तरह से कि टी ऑफ अल्फा ऑफ एक्स प्लस बीटा वाई इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स टी ऑफ एक्स प्लस बीटा टी। ओके, ये लीनियर हो गया। बाउंडेड की जब बात आएगी तो बाउंडेड के केस में आपके माइंड में कौन सी डेफिनेशन है चाहिए? नॉर्म ऑफ टी ऑफ एक्स लेस और इक्वल टू सी टाइम्स नॉर्म ऑफ एक्स। तो किसी भी ऑपरेटर के लिए बाउंडेड की डेफिनेशन जो होगी बाउंड्री लीनियर ऑपरेटर के लिए ये वाली होगी। क्लियर? ओके, तो इस केस में जो नॉर्म है टी का वो किसके बराबर होगा? नॉर्म को हम दो तरह से लिखते हैं। नॉर्म ऑफ टी इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ नॉर्म ऑफ टी ऑफ एक्स ओवर norm of x when x is in x and x not equal to 0. Likewise, इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, norm of t is equal to supremum of norm of t of x, sorry, norm of t of x and x belongs to x and with norm of x is equal to 1 जी। ये इतना नोट कर दें, नोट कर लिया आप लोगों ने? ये सेव करूंगा, मैं सेव तो करूंगा, अगर आप नोट करना चाहते हैं नोट निकाल लें। रिकॉर्डिंग भी हो रही है इसकी, वो भी आप लोगों के पास अवेलेबल होगी। नेक्स्ट, अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें, ये सारी बातें इसी तरह से हैं। ये नॉर्म क्या है ये मैंने आपको बता दिया, ये इसका प्रूफ भी है, ये बहुत सिंपल सा प्रूफ है अल्टरनेट डेफिनेशन का। इसको भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं, जो बहुत अच्छा छोटा सा। ओके, आइडेंटिटी ऑपरेटर, जीरो ऑपरेटर, डिफरेंशियल ऑपरेटर, ठीक है, और इंटीग्रल ऑपरेटर। तो ये सारी बातें यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। ओके, next, finite dimension. If a known space is finite dimensional, then every linear operator on X is bounded. कोई भी आपके पास finite dimensional known space है, उसके ऊपर कोई भी linear operator है, कोई भी linear operator, every linear operator is bounded. Every linear operator is bounded. Okay, तो next continuity वाला, ये बहुत important part है। बेटा मैंने जो जो पहले कहा वो सारा कुछ करना है, मैं अभी क्विकली मूव कर रहा हूँ, जो मेन पॉइंट्स हैं वो आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है, मेन पॉइंट्स आप लोग। तो कंटिन्यूटी ऑफ बाउंड्रीनेस, ये आप लोगों को पार्ट जो है बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि कोई भी कंटिन्यूस फंक्शन है वो बाउंडेड होगा, और बाउंडेड जो होता है बाउंडेडनेस होता है कंटिन्यूटी। Here remember that the boundedness is different from the ordinary bounded function.
यहाँ पे बाउंड्री में मतलब वही है कि नॉर्म ऑफ टी ऑफ एक्स लेस इक्वल टू टाइम्स नॉर्म ऑफ क्लियर। तो t is continuous if and only if t is bounded. Okay, next is हमारे पास क्रॉलरी भी इसी तरह से है और जी पहले हम कर चुके हैं। मैं सिर्फ इसमें से कुछ चीजें जो ट्रिकी है वो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। हर चीज अभी हम दोबारा इतने सारे लेक्चर्स में किया वो हम दो लेक्चर में तो नहीं कर सकते, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन और एक्सटेंशन के बारे में मैं बहुत डिटेल में आपको बता चुका हूँ, लेकिन फिर मैं आपको बताऊँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। रिस्ट्रिक्शन क्या होती है और एक्सटेंशन क्या होती है, क्योंकि ऑन बाउंड थ्योरम में भी ये बहुत ज्यादा यूज होता है। ओके, तो हमारे पास जो कोई भी फंक्शन f है और x टू y अगर दिया हुआ है, तो इसमें अगर हमारे पास a कुछ सबसेट है x का, तो f को अगर हम दें a से y में, ठीक है। और इस तरह से इसका मैं फॉर एग्जांपल नेम कर दूंगा, आई एम सॉरी, मैं इसका नेम जो करना चाह रहा हूँ वो मैं इसका नेम कर देता हूँ f हैट। तो ये जो f हैट है इसको हम कह रहे हैं कि इज इक्वल टू f ऑफ x फॉर ऑल x इन a। तो ये जो आपके पास f हैट है इज a रिस्ट्रिक्शन ऑफ f। तो ये f की रिस्ट्रिक्शन है कि जो आपके पास f था उसमें डोमेन को छोटा कर दिया हो। इसी तरह से अगर हम हमारे पास कोई फंक्शन f है, वो हमारे पास किसी सेट फॉर एग्जांपल b से r में है, r में कह लें या c में कह लें, मैं यहाँ पे डिफरेंट लेना चाह रहा हूँ प्रीवियस से किस, और एक और फंक्शन ले रहे हैं जो कि हम ले रहे हैं a टू c, इस तरह से कि f वेव ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x फॉर ऑल x इन b। यहाँ पे x इस पे, तो इसको हम f वेव को कहेंगे इज एन एक्सटेंशन ऑफ f। तो ये उसकी एक्सटेंशन होती है। एक्सटेंशन में डोमेन बड़ी होती है, रिस्ट्रिक्शन में डोमेन। ओके, नेक्स्ट अभी हम बात करें एक्सटेंशन की। ओके, ये हमने ओके लीनियर फंक्शनल की तरफ आ रहा है। तो अगर आपको बाउंड्री लीनियर ऑपरेटर का पता है तो लीनियर फंक्शन आपके लिए बहुत इजी है। बाउंड्री लीनियर ऑपरेटर का अगर आपको पता है तो लीनियर फंक्शन बहुत इजी है। जस्ट रिप्लेस जो आपके पास y है उसको रिप्लेस कर दें, जो आपके पास फील्ड है उससे आप रिप्लेस करेंगे। ये देखें, इसकी डेफिनेशन की तरफ आऊंगा कि आपके पास the function is operator whose range lies on a real r and a complex plane c, ठीक है। तो आपके पास जो स्केलर फील्ड है ना, वो आपने क्या लीनियर ऑपरेटर में किया था कि t फ्रॉम x टू y था। तो अब आपने t फ्रॉम x टू k, तो ये जो आपका t है उसको हम f से आप डिनोट करेंगे, तो ये आपके पास लीनियर फंक्शनल होगा। क्या होगा? फंक्शनल। अब लीनियर फंक्शनल मैंने कहा कि बाउंड्री लीनियर ऑपरेटर की एक पर्टिकुलर टाइप है, तो इसी तरह से आपके पास जो बाउंड्री लीनियर फंक्शनल होगा वो क्या होगा? बाउंडेड लीनियर फंक्शनल। बाउंड्री लीनियर फंक्शनल में क्या होगा, अगर आपको याद हो तो उसमें हमने क्या था, नॉर्म ऑफ टी ऑफ एक्स लेस इक्वल टू सी टाइम्स नॉर्म ऑफ एक्स। तो इसमें हम करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स लेस आर इक्वल टू सी टाइम्स नॉर्म ऑफ एक्स। उसमें हमने क्या किया था, मैं पीछे आ रहा हूँ, यहाँ पे हमने क्या किया था, नॉर्म ऑफ टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी नॉर्म ऑफ। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे ये y वाला नॉर्म है और y वाला नॉर्म उसमें के या सी में एब्सोल्यूट वैल्यू। क्लियर? ओके, तो ये हमारे पास बाउंड्री लीनियर ऑपरेटर। अब इसका जो नॉर्म है, नॉर्म ऑफ f,
वो बिल्कुल उसी तरह से है। यहाँ पे आप इसको लेंगे सुप्रीमम ऑफ नॉर्म ऑफ नॉर्म ऑफ एफ की बजाय हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स ओवर नॉर्म ऑफ एक्स लेंगे, और x जो है वो x से बिलोंग कर रहा है, x नॉट इक्वल टू 0। तो ये आप ओपन करके देख लीजिएगा, बिल्कुल उसी तरह से है। नॉर्म ऑफ f इज इक्वल टू सुप्रीमम x is in x and norm of x is equal to 1 and here absolute value। क्लियर? बिल्कुल उसी जैसे बाउंड्री क्लियर। आपको इनकी बेसिक डेफिनेशन बहुत अच्छी तरह से क्लियर होनी चाहिए। जब आप बेसिक डेफिनेशन अच्छी तरह से क्लियर होगी तो आपको थ्योरम के प्रूफ या स्टेटमेंट्स करने में आपको प्रॉब्लम नहीं। आपको पता होना चाहिए कि बाउंड्री लीनियर ऑपरेटर क्या होता है, ये हम किस बारे में बात करें। तो बाउंड्री लीनियर ऑपरेटर की मैंने आपको बात बता दी, ये सारा देख लें। और ये एक तरह ये भी यूज होता है, इसको भी मैं आपको बताऊं कि को बाउंड्री लीनियर ऑपरेटर है तो उसमें हम यहाँ पे इसमें हम यूं भी लिख सकते हैं कि नॉर्म ऑफ पी इज इनफैक्ट मैं यहाँ पे लिखूंगा नॉर्म ऑफ पी ऑफ एक्स लेस इक्वल टू नॉर्म ऑफ पी नॉर्म ऑफ एक्स। तो ये कहाँ से आया, ये आपके पास पार्ट यहाँ से आया। तो सी की जगह पे नॉर्म ऑफ पी भी हो, तो ये हमारे पास सबसे कम सी की वैल्यू कितनी होती है और इससे कम नहीं हो सकती। क्लियर। और इसी तरह से अगर हम फंक्शनल वाले बात बाउंड्री लीनियर फंक्शनल वाले पार्ट में अगर हम बात करें तो उसमें भी हम इसी तरह से कर सकते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स लेस और इक्वल टू नॉर्म ऑफ एफ। क्लियर? क्लियर? ओके। नेक्स्ट पार्ट इज continuity and boundiness। तो सॉरी क्या करना पेपर डिस्कस, पेपर बताना तो नहीं मैंने। प्लीज बेटा देख लीजिए, मैं आपकी तरफ बाद में आता हूँ। ओके नेक्स्ट प्लीज देखिएगा लीनियर फंक्शनल f with domain d of f in norm space is continuous if and only f is bounded। तो ये रिजल्ट बिल्कुल उसी तरह का जो पहले मैंने आपको बताया कि बाउंड्री लीनियर ऑपरेटर जो होते हैं वो कंटिन्यूस होते हैं और कंटिन्यूटी इंप्लाइज बाउंड्रीनेस। तो ये बिल्कुल उसी तरह के आप लीनियर फंक्शनल f with domain in x in fact in a norm space is continuous if and only if f is bounded। तो f अगर आपके पास बाउंडेड है तो वो कंटिन्यूस होगा, अगर कंटिन्यूस है तो वो बाउंडेड होगा। तो ये इसकी एग्जांपल्स हैं और ये अब इन स्पेसिस के बारे में थोड़ा सा मैं बता के आज का यहीं पे अगर आप कहते हैं तो मैं स्टॉप कर देता हूँ और फिर एक मिनट मुझे नेक्स्ट देखने दीजिएगा। ये फाइनाइट स्पेस ओके। नेक्स्ट इज अगर मेरे पास x कोई आपके पास नॉर्म स्पेस है और x बार डुअल स्पेस होती है। x बार क्या होती है? डुअल स्पेस। व्हाट्स मीन बाय डुअल स्पेस? कलेक्शन ऑफ बाउंड्री लीनियर और अगर आप x इसकी बात करेंगे सेकंड डुअल स्पेस जी, तो ये कौन सी होगी? ये उसके जो बाउंड्री लीनियर ऑपरेटर बाउंड्री लीनियर फंक्शन वाली स्पेस x बार उसके ऊपर जो बाउंड्री लीनियर फंक्शन होगी उनकी कलेक्शन होगी। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास बाउंड्री लीनियर फंक्शनल की है, तो इसको मैं इस तरह से कह सकता हूँ x बार इज इक्वल टू f फ्रॉम x टू k or r k which is here f is linear प्लस बाउंड। तो ये इस तरह के जितने फंक्शन और x डबल
डैश, वो क्या होगी, इसमें कोई ऐसे फंक्शन होंगे जो एक्स डैश से के में होंगे और एफ डैश इज लीनियर प्लस बाउंडेड। क्लियर हो गई अब बात? ओके, तो इस पे हमारे पास बाउंडेड वाली जो बात है वो कंप्लीट हुई और यहाँ पे मैं अभी स्टॉप करना चाहूँगा। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप मुझसे पूछेगा और मैं आप लोगों के लिए ये कह सकता हूँ कि आप प्लीज़ ये जो मैंने पार्ट क्विकली इसको मूव किया है, प्लीज़ आप इसको प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। और आप लोगों ने जो मुझे क्विज वो आप लोगों ने आज देना या नेक्स्ट क्लास में मुझे हार्ड फॉर्म में देंगे, उसका मैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में इधर मैं 1 बाय 1 बनाता जाऊंगा, आपसे पूछता जाऊंगा और उसको मार्क करता एलएमएस का अपलोड कर दे, प्रिंट से किया एलएमएस क्या आपको डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा आप मेरी बात नहीं समझ रहे बेटा, आपका हाथ का लिखा हुआ है, आपने एलएमएस पे अपलोड किया, आप उसको डाउनलोड कर सकते नहीं कर सकते, आपने तो प्रिंट तो आपने लिखा हुआ है ना, प्रिंट तो कोई नहीं आपने वो बेटा मैंने बीच में क्या कहा था आप मुझे पेपर का बता दें।